दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्त आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्लास अप्लाइड मैकेनिक्स थर्ड की क्लास में बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसे कि दोस्त आज देख रहे हैं आप कि आज से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। एक नए चैप्टर की एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और अप्लाइड मैकेनिक्स में सॉम मॉस को सही तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, एकदम बेसिक से, है ना। चैप्टर वाइज स्टडी चलेगी हमारी डेफिनेटली दोस्तों। गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि एग्ज़ाम आने से पहले पहले पूरे कोर्स को बिल्कुल सही तरीके से कवर कर दिया जाएगा। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा अपनी नोटबुक पर नोट करते चलिएगा, है ना। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ ये वाला जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो टेलीग्राम पर कराऊंगा, है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। तो आइए दोस्त हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस की ओर। अप्लाइड मैकेनिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है? इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज़, है ना। उसके बाद में सेकंड चैप्टर आपका स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, उसके बाद शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये सारे टॉपिक को दोस्तों, सारे चैप्टर को सही तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। बस दोस्त आप ट्रस्ट रखना कि एग्ज़ाम के आने से पहले पहले सही पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर होगा, है ना। चौथा टॉपिक आपका थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, उसके बाद में स्ट्रेन एनर्जी, क्लियर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टॉर्जन, उसके बाद में पढ़ेंगे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, उसके बाद में पढ़ेंगे हम कॉलम एंड स्ट्रेट्स, है ना। उसके बाद में हम ये वाले टॉपिक को कवर करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं द सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल शेल्स, है ना। इसको भी हम लास्ट में कवर करेंगे। तो आइए दोस्त सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज़। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला आप यहाँ पर अपने नोटबुक पर लेसन फर्स्ट डालिएगा, उसका नाम लिखिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों के गुण। सॉम मॉस, यानी सॉम का मतलब स्ट्रेन ऑफ मटेरियल और मॉस का मतलब मैकेनिक ऑफ सॉलिड, है नी। यानी मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, इसको हम हिंदी में कहते हैं। देखिए मैकेनिक्स को हमने 3 जगह बांटा, एक तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, एक सॉम मॉस में और एक फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना। यांत्रिक को हमने तीन उसमें बांटा है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं, इस पर हमने यानी स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड, यानी हमने क्या काम किया, हमने दृढ़ पिंडों पर बलों का अध्ययन किया। उसके बाद में सॉम मॉस, यानी हम किस पर अध्ययन करने वाले हैं, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, लेकिन सॉम मॉस पर हम स्टडी करने वाले हैं स्टडी ऑफ फोर्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी विरूपक पिंडों पर बलों का अध्ययन करना है हमें। उसके बाद में तीसरा यानी फ्लूइड्स मैकेनिक, स्टडी ऑफ फोर्स ऑन फ्लूइड्स, यानी हमें वाटर और गैस पर बलों का अध्ययन करना है ना। आइए दोस्त सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कहते हैं किसे है, उसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्त सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक यानी लास्टिक, आपने नाम सुना होगा लास्टिक, लास्टिक से ही बना है इलास्टिसिटी, पिड़तियास जिसको हम हिंदी में कहते हैं, है ना। तो लास्टिक मतलब खींचने वाला एक पदार्थ, है ना। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसकी आकृति एवं आकार बदल जाते हैं, जब हम किसी पदार्थ पर कोई इलास्टिसिटी पदार्थ हैं, उस पदार्थ को हम उस पर बल लगाकर उसको खींचते हैं, उसके बाद में और बल हटाने के बाद यानी उसको छोड़ने के बाद अपनी ओरिजिनल आकृति एवं आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिएगा ये एक लास्टिक है ना, इसको हम खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा इस तरह से और लंबा हो जाएगा, है ना।
इस तरह से लंबा हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर से, जैसे हमने बल इस साइड लगाया, बल इस साइड है ना, और हमने फिर इसको दोबारा से बल हटा लिया, जैसे ये बल हटाते हैं तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसे इस पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ यानी लास्टिक क्या हुआ, लास्टिक हो गया हमारा प्रत्यास्थ पदार्थ, है ना। और ये जो गुण हो गया इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर, उसको कहते हैं हम पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थ कहते हैं। लास्टिक यानी लास्टिक क्या हुआ हमारा, लास्टिक हमारा क्या हुआ, प्रत्यास्थ पदार्थ हुआ, प्रत्यास्थ पदार्थ। और उस लास्टिक के अंदर जो गुण है वो खींचने वाला, उसको हम कहते हैं प्रत्यास्था। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल जैसे रबर हुआ, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ETC, है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लास्टिक की, उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिक की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुगठिता, है ना। इसको हम सुगठिता हिंदी में कहते हैं। एक वर्ड और है इसका हिंदी में जिसको हम कहते हैं प्लास्टिकता। आइए उसको भी समझते हैं। इसमें यह है कि यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने के बाद उसकी शेप एंड साइज़ चेंज हो जाती है, उसकी शेप और साइज़ यानी डिफॉर्मेबल हो जाती है, तो हाँ हो जाती है, और बल हटाने के बाद वह अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण नहीं कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को प्लास्टिक मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, आपने पॉलीथीन को खींचने के बाद जैसे ही आप बल हटाते हैं, अपने हाथों को छोड़ते हैं, उस पॉलीथीन को छोड़ते हैं, तो क्या वो दोबारा से अपनी आकृति में आती है? नहीं आती है दोस्त, बिल्कुल, है ना। इसी तरह से उस गुण को क्या कहते हैं? उस गुण को हम कहते हैं प्लास्टिक। और इस गुण के जो अंदर उस पदार्थ को प्लास्टिक, उस पदार्थ के अंदर जो ये गुण है खींचने वाला, दोबारा से नहीं आ पा रहा, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। आई होप दोस्त ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें इलास्टोप्लास्टिक की। ये सारी हेडिंग दोस्त आपको अपनी नोटबुक पर नोट करते चलना है। डेफिनेटली दोस्त रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, उसको नोट करते चलिएगा। सारी चीज़ों को मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, या आप ऐसा कीजिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, समझने के बाद, देखने के बाद, उसके बाद जब आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप नोट कर लेना, ये भी ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्त इलास्टोप्लास्टिक यानी प्रत्यास्थ सुघटे पदार्थ। क्या मतलब हुआ? आइए उसको हम डेफिनेशन के साथ में समझते हैं। यदि किसी पदार्थ पर बल लगाने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है, शेप एंड साइज, उसका आकार यानी लंबाई उसकी चेंज हो जाती है, और बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से, यहाँ पर क्या है कि बल हटाने के बाद वह आंशिक रूप से ओरिजिनल शेप एंड साइज ग्रहण कर पाता है, यानी अपनी साइज में आ जाता है आंशिक रूप से, है ना, आंशिक रूप से। तो ऐसे पदार्थ को इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, और इस गुण को इलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। क्या मतलब हुआ दोस्त? जैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिएगा एक रबड़ है ना, एक ऐसी रबड़ है जिसको हमने खींचा, बल लगाया, दोनों तरफ से खींचा, और खींचने के बाद में उसको छोड़ने के बाद में वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन अब उन्होंने अपनी ओरिजिनल शेप में आने का प्रयास किया, आ भी गई, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जब वह शुरू में थी, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। प्रत्यास्थ सुघटता, इस पदार्थ को इस प्रत्यास्थ सुघटता कहते हैं, इस गुण को, राइट। मुझे उम्मीद दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। वहाँ पर क्या था इससे पहले वाले में ये था कि आकार ग्रहण कर लेता है, यानी ओरिजिनल आकृति एवं आकार। वहाँ पर है कि आंशिक रूप से ओरिजिनल आकृति एवं आकार ग्रहण कर रहा है, वो आंशिक रूप से कर रहा है। यहाँ पर पूरा कर रहा है, तो उस पदार्थ को इलास्टिसिटी पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी आने का प्रयास कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इलास्टोप्लास्टिक, प्रत्यास्थ सुघटे पदार्थ। आई होप दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, तन्यता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस पर तनाव बल लगाकर उसको पतले तारों में परिवर्तित किया जाता है।
किसी भी पदार्थ का वह गुण जिस पर तनाव बल लगाकर उसको पतले तारों में परिवर्तित किया जाता है तो पदार्थ का यह गुण तन्यता कहलाता है, और यह पदार्थ तन्यता पदार्थ कहलाएगा। जैसे CuAu Ag स्टील, एल्युमिनियम etc, है ना। किसे कहते हैं डक्टिलिटी? जब किसी पदार्थ को, जैसे ये पदार्थ है, इस पदार्थ को यहाँ से बल लगाकर खींचा जाता है और खींचने के बाद में ये पतले तार में यानी इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर बना के दिखाता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा जूम में इसको कर लेता हूँ, यहाँ से इधर से जूम करता हूँ, इधर से, है ना। यहाँ से जूम करने के बाद इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए ये हमारी एक पदार्थ है, एक बॉडी है ना। हमने यहाँ से बल लगाया इसको और यहाँ से इस पर बल लगाया, एक फोर्स F, और F ये रहा, राइट। अब इसको जैसे ही हम बल लगाते हैं तो ये कैसे चेंज हो जाता है? एक मिनट में इसको थोड़ा सा लंबा यहाँ से करता हूँ, हाँ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। ये हमने बल लगाया इस पर एक, राइट। अब ये बल लगाने के बाद में खिंच जा रहा है ना, यानी ये अपनी इस तरह से शेप को व्यवस्थित कर लेगा, तार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना, इस तरह से और इस तरह से। यानी ये हमारा क्या हो गया? ये देखिए यहाँ पर इसकी थिकनेस ज़्यादा थी, यहाँ कम हो गई, इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही है, थिकनेस कम हो रही है। यानी अगर हम किसी भी बॉडी पर दोनों तरफ से बल लगाते हैं तो वो पदार्थ तन जाता है। पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं, है ना। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको एकदम स्पष्ट तरीके से समझ आ गई ही होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं मेलेबिलिटी की, यानी आघात वर्धनीयता। उसको हम दूसरा नाम देते हैं कुट्यता। दो नाम इसके होते हैं, आघात वर्धनीयता या कुट्यता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी पदार्थ पर चोट लगाकर या उसे पीट कर उसे पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे सीसा पीबी। एग्जाम्पल देकर के मैं आपको यहाँ पर इधर मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे दोस्त ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक ठोस बॉडी है, सॉलिड है, ठीक है। इसको हमने एक भट्टी में रखा, इसको इतना टेम्परेचर दिया कि ये पूरा रेड हो गया, इसको इतना टेम्परेचर दिया कि ये रेड हो गया, राइट। उसके बाद में इसको किसी सरफेस पर रखने के बाद हथौड़े से पीटते हैं तो ये क्या होता है? ये इस तरह से पिस जाता है, इस तरह से हो जाता है ये, है ना भाई। बीच में से अगर हम पीटेंगे इसको तो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जो पीट के पतली चादर के रूप में आ जाता है, पतली चादर के रूप में आ जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेलेबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता, यानी कुट्यता। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और आप अच्छे समझ भी रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटलनेस, यानी भंगुरता। किसे कहते हैं? कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी बिना किसी आकृति एवं आकार ग्रहण करने के बाद लंबाई में वृद्धि, है ना, के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यानी जब हम किसी भी पदार्थ पर बल लगाते हैं तो वे बिना खींचे, बिना डिफॉर्मेबल हुए टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को, इसको भंगुरता कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं भंगुरता कहलाता है। जैसे चौक, ईंट, शीशा। चौक को तोड़ेंगे, क्या वो खींचेगी? नहीं खींचेगी दोस्त, टूट जाएगी। क्या ईंट को खींचेंगे, खींचेगी? नहीं खींचेगी दोस्त, टूट जाएगी। शीशे को खींचेंगे, क्या खींचेगा? बिल्कुल नहीं खींचेगा। तो इसी तरह से तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल हैं। आई होप एग्जाम्पल की मदद से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर अगर हम समझाते हैं कोई बात तो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाती है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर नोट कीजिएगा, आप एक बात नोट करने की यह है कि ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है ना। जो ब्रिटल मटेरियल होता है हमारा, उसमें प्लास्टिक जो होता है वो 5% से कम होता है। जैसे चौक हुआ, चौक को अगर हम खींचेंगे तो वो उसके अंदर जो डिफॉर्मेबल होगा वो 5% से कम होगा। इस चीज़ को भी आप याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हार्डनेस, यानी कठोरता। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने, स्क्रैचिंग का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। जैसे हीरे के ऊपर आप
हीरे के ऊपर आप कितने ही खुरचो उसको, भाई एक हीरा है, एक डायमंड है, उसको कितने से खरोच मारो लेकिन उसके ऊपर खरोच नहीं आती है, यानी खुरचने का विरोध करता है, स्क्रैचिंग का विरोध करता है, तो इसको क्या कहते हैं? कठोरता कहते हैं। सबसे ज़्यादा कठोर हार्डनेस जो होती है वो हीरे के अंदर होती है। आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सघन माध्यम, सबसे ज़्यादा सघन जो होता है पदार्थ वो हीरा होता है ना। मुझे उम्मीद दोस्त ये चीज़ भी आप समझ चुके हैं, हार्डनेस होती है उसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम टोनेस की। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं टोनेस की, यानी कड़ापन या चिमड़पन। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, टोनेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी आप सपोज कीजिएगा, जैसे आपने किसी चीज़ को आप तोड़ रहे हैं, है ना। क्या कहा कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ टूटने से पहले, चिमड़ापन यानी उसके अंदर से आवाज़ें, चिमड़े सब ऐसी इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो क्या कर रहा है कि टूटने का, झटकों या धक्कों का विरोध कर रहा है, तो ऐसे पदार्थ को टोनेस कहलाता है या कड़ापन या चिमड़ापन कहलाता है। राइट, मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। क्या होता है? नम्यता, इसको हिंदी में कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। जैसे नम लकड़ी, फॉर एग्जांपल लकड़ी अगर गीली है, नम है लकड़ी, इस तरह की लकड़ी है अभी, ठीक है, इस तरह की लकड़ी है, राइट। अगर हम इसको यहाँ से, जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे हुए, इसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे, यहाँ से बल लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ से बल लगाएंगे, है ना। नम लकड़ी है तो कैसे हो जाएगी? ये इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी, ये इस तरह से, यानी ये मुड़ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी इसको कहते हैं, है ना, नम्यता। तो मुझे उम्मीद दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नम लकड़ी लो, एक जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, या ये कह दीजिएगा, उसको जब आप मोड़ते, दो हाथों में एक ऐसी लकड़ी लीजिए जो दो उंगलियों के बीच में आराम से आ जाए, उसको आप बल लगाइएगा दोनों तरफ से, तो वह मुड़ती है ना, मुड़ती है। तो इसी को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्यता। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं फटीग की। किसे कहते हैं फटीग? आइए उसको समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह पदार्थ उत्क्रमणीय प्रतिबल, उत्क्रमणीय उल्टा प्रतिबल या साइक्लिक लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं क्रीप की। आइए क्रीप किसे कहते हैं? कि यदि हम किसी भी पदार्थ पर स्थिर भार लंबे समय के लिए हाई टेम्परेचर पर लगाते हैं, तो इस पदार्थ में भार के कारण जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है, इसी को हम क्रीप कहते हैं, इसी को हम क्रीप कहते हैं। क्या कहा मैंने कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, हमने क्या कहा, यहाँ पर इसको यहाँ से एक बल लगाया है, ऐसे इस तरीके से, एक आप यहाँ निशान ज़रूर खींचना है वाला बल वाला, है ना, भार लगाया। तो जब हम किसी भी बॉडी पर, एक ही फिक्स बॉडी है ना, तो यहाँ से हमने एक बॉडी पर एक बल लगाया, बल लगाने के बाद में यहाँ से तो ये फिक्स है, लेकिन यहाँ से भी कम हो गई थोड़ी सी, इस तरह से, इस तरह से, है ना। तो क्या हुआ कि लंबे समय के लिए हाई टेम्परेचर पर लगाते हैं, लंबे समय तक लगाते हैं भार, तो इस पदार्थ में भार के कारण, इस पदार्थ में ये जो भार लगाया हुआ, इसके कारण परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है, इसी को हम क्रीप कहते हैं। जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है उसी को हम क्रीप कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। यानी ज़्यादा देर तक भार लगाते हैं तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आया है ना, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि हुई है परमानेंट, तो उसी को हम क्रीप कहते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात भी आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। बात करते हैं हम टेनेसिटी की, है ना, किसे कहते हैं? आइए समझते हैं कि किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, उसे पदार्थ की टेनेसिटी कहलाते हैं। कि किसी पदार्थ के तनाव में टूटने की स्थिति में जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, उसे पदार्थ की टेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप, ये एक बॉडी है ना,
अब इसमें आपने इधर से बल लगाया इस तरीके से और इधर से बल लगाया इस तरीके से। इस बल लगाने के बाद आपने इसको इतना इसको खींचा है ना, खींचने के बाद तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, उसे पदार्थ की टेंसिटी कहते हैं। जितनी अधिकतम प्रतिबल तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है, जितनी अधिकतम तीव्रता उत्पन्न की जा सकती है उसको क्या कहते हैं, टेनेसिटी कहते हैं। आई होप दोस्त ये बॉडी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की, है ना, सामर्थ्य। किसे कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो बिना असफल हुए अधिकतम बल सहन कर सकता है, उसे पदार्थ की सामर्थ्य कहते हैं, है ना। ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। बात करते हैं हम मशीनेबिलिटी की, यानी मशीनता की, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर मशीन कार्य आसानी से किया जा सकता है, मशीन पर कार्य आसानी से किया जा सकता है, मशीनेबिलिटी कहलाता है ना। भाई किसी मशीन से, जैसे कपड़े धोने वाली मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, उसमें हम कपड़े धोते हैं तो आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, मशीनता कहते हैं, है ना। आसानी से किया जा सकता है मशीन, भाई कुछ काम नहीं करना पड़ता, उसमें कपड़े डाले वो कपड़े खुद धुल जाएंगे, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, मशीन, उसी को हम मशीन कहते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त ये पूरा चैप्टर जो आज मैंने कवर किया है, पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे और नोट भी कर चुके होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चूँकि दोस्तों मैं आपके लिए इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा चैप्टर वाइज, है ना। अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहला अपनी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।